जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज तिवारी सर एंड थर्ड वीडियो ऑफ रे ऑप्टिक्स। जैसा कि आप जानते होंगे पिछले दो वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक स्टार्ट किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, इसके दो बेसिक नियम बताए थे। फिर स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण बताया था और गोली दर्पण जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स के थे, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में मैंने फुल डिटेल में इसकी स्टडी कराई थी। अब थर्ड मिरर एक और भी है, प्लेन मिरर, जो कि समतल दर्पण, जो कि पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है एक कांच की समतल प्लेट है जिसके एक तल पर पारे की कलर या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल जो है इसका वो परावर्तक तल कहलाता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये पॉइंट क्या है इसका? समतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, जो कि एक M1 M2 उत्तल दर्पण है जो कि मुख्य अक्ष पर है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो कि किरणें रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, जिस कारण उत्तल दर्पण जो है ये अपसारी प्रकृति का होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जिस कारण ये उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी प्रकृति का होता है। जबकि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिस कारण अवतल दर्पण जो है ये अभिसारी प्रकृति का होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश का जो परावर्तन है वो समतल दर्पण द्वारा, जो कि प्लेन मिरर के द्वारा ही होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की अगर बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये भी अनंत होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन ये सदैव m की वैल्यू जो है वो सदैव 1 होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ इन्फिनिटिव अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी अनंत होता है और रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है। अब इसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है? इमेज बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, ये एक प्लेन मिरर समतल दर्पण है। प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट समतल दर्पण प्लेन मिरर से u डिस्टेंस पर है तो दर्पण के पीछे या दर्पण में इसका प्रतिबिंब
उल्टा बनता है और उतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी जितनी दूरी पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उतनी डिस्टेंस पर मिरर के पीछे या मिरर में इमेज बनती है। तब बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस जो होती है वो 2u होती है। तो समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव वस्तु के आकार का, वस्तु की लंबाई का और वस्तु के रंग का, और दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उतनी दूरी पर मिरर से उसकी इमेज बनती है, मिरर से इमेज बनती है। अब इसमें कई मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं, फर्स्ट केस ये है कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर कोई रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण इस प्लेन मिरर पर पड़ती है, जिस पॉइंट पर पड़ती है उसी पॉइंट से एक नॉर्मल खींच दिया जाए और रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी मीडियम में वापस कर देती है। ये रिफ्लेक्टेड रे, जो कि परावर्तित किरण, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण अवलंब के साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे रिफ्लेक्टेड एंगल जो कि आर से डिनोट करते हैं। तो अगर समतल दर्पण को यदि समतल दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष थीटा कोण पर थीटा कोण के सापेक्ष घुमा दिया जाए परावर्तित किरण टू थीटा कोण पर घूम जाती है। ये एक पॉइंट है। यदि समतल दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस कोण पर घूम जाती है? तो 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। जहां पर थीटा जो है आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल प्लेन मिरर के लिए। सेकेंड केस इसका देखते हैं। सेकेंड केस ये है इसका कि यदि समतल दर्पण प्लेन मिरर के सामने कोई पर्सन या कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट h है और इसे पूरा अपनी इमेज इस प्लेन मिरर में देखनी है, जिसके लिए मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो पर्सन की हाइट की हाफ होनी चाहिए। तो समतल दर्पण के सामने किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो मिरर की पर्सन की व्यक्ति की लंबाई की हाफ होनी चाहिए, आधी। तो हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन बाई 2।
ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। आगे थर्ड केस क्या है, समतल दर्पण प्लेन मिरर, समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट की इमेज सदैव पार्श्व एवं या पार्श्व उल्टी बनती है। समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पार्श्व उल्टी बनती है। अगर ये प्लेन मिरर है, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इसकी इमेज दर्पण के जो पीछे बनेगी वो कुछ इस तरह, लेफ्ट का राइट देखने पर, प्लेन मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा, दिखाई देता है। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट केस क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, लेकिन प्लेन मिरर जो है ये फिक्स है, अपनी जगह पर स्थिर है। यदि ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने x डिस्टेंस आगे ले जाते हैं तो जो इमेज होगी वो भी x डिस्टेंस जो है वो मिरर में आगे की ओर शो करती है, दिखाई देती है। यदि समतल दर्पण प्लेन मिरर को फिक्स कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस मिरर से दूर ले जाया जाता है तो जो मिरर में इमेज होगी वो भी x डिस्टेंस पीछे या दूर दिखाई देती है। नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट केस ये है कि यदि समतल दर्पण प्लेन मिरर को मूव कराते हैं और ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जो है वो फिक्स कर दिया जाए। यदि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने फिक्स है और मिरर को हम मूव कराते हैं, यदि x डिस्टेंस मिरर को ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाते हैं तो जो इमेज है वो 2x डिस्टेंस, जो इमेज है वो मिरर में 2x डिस्टेंस आगे की ओर आ जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। यदि x डिस्टेंस मिरर को ऑब्जेक्ट से पीछे ले जाते हैं तो इमेज जो है वो भी 2x डिस्टेंस पीछे चली जाती है। नेक्स्ट केस देखते हैं आगे फिर। यदि प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट v वेग से गति कर रहा है, यदि समतल दर्पण जो कि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो v वेग से गति कर रहा है या v वेलोसिटी से, तो मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो 2v वेग से गति करेगी। तो समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर v वेग से गति कराते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग से गति करता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंबों की या इमेजेस
प्रतिबिंबों की संख्या। नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए जैसे दो प्लेन मिरर लिए मैंने, एक ये फर्स्ट प्लेन मिरर, एक ये सेकंड प्लेन मिरर है, और बिटवीन इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। जो थीटा है वो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। और अगर इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसके द्वारा नंबर ऑफ इमेज या उसके प्रतिबिंब जो है वो कितने बनेंगे, तो उनकी संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि 360 अपॉन थीटा से ही निकालते हैं, जिसके लिए नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए इसकी 3 कंडीशन है या 3 केसेस हैं। फर्स्ट, यदि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आ जाए, सम आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे। यदि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आ जाए, विषम आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे। यदि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर जो कि पॉइंट में आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे। जिसके लिए पहले कंसीडर करते हैं थीटा की वैल्यू दो समतल दर्पणों के बीच में एंगल जो है वो 60 है। अगर 60 है तो 360 अपॉन थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू जो है वो हमने 60 डिग्री रखा और इससे डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू 6 आती है। तो अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक फार्मूला है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस फार्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू जो आई 6 आई, जो कि इवन नंबर आया, तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो 360 बाई थीटा ये 60 माइनस 1, तो n इक्वल टू 6 माइनस 1, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, जो कि आप इस फार्मूले से ही नंबर ऑफ इमेज निकाल। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू सम आती है, इवन आती है, तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से निकालेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितने आएंगे 5। इफ थीटा की वैल्यू अगर 40 डिग्री ले लें तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका 40 डिग्री, और 40 डिग्री लेने पर 360 अपॉन 40 डिग्री, इससे डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू 9, तो जो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू जो आई 9, जो कि ऑड नंबर आया, जिसके लिए 2 कंडीशन है। यदि दो समतल दर्पणों के बीचों बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, बीचों बीच, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि दो समतल दर्पणों के बीचों बीच ऑब्जेक्ट या वस्तु को रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे। तो मैक्सिमम नंबर, अगर बीचों बीच रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को दो समतल दर्पणों के बीच, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो मैक्सिमम होंगे वो आपके 9 ही होंगे। लेकिन अगर दो समतल दर्पणों के बीच में ऑब्जेक्ट को कुछ ऊपर या कुछ नीचे रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेज की जो होंगी वो वैल्यू बदल जाएगी। तब आप n इक्वल टू 360 बाई 40 माइनस 1, जो कि इस फार्मूले से ही फाइंड करेंगे। n इक्वल टू डिवाइड करने पर 9 माइनस 1, तो n इक्वल टू आपकी नंबर ऑफ इमेज जो है वो 8 आ जाएगा। इफ थर्ड कंडीशन में अगर थीटा की वैल्यू, दो प्लेन मिरर के बिटवीन एंगल जो है थीटा की वैल्यू अगर 50 लेते हैं, थीटा की वैल्यू 50 लेते हैं, अगर 50 लेंगे तो n इक्वल टू आपकी वैल्यू जो निकालेंगे वो आपकी 360 अपॉन थीटा इक्वल में आपका ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 50 और डिवाइड करने पर आपका आएगा 7.2। तो नंबर ऑफ इमेज जो आएगी वो आप इस नंबर को, आगे वाले नंबर को, पॉइंट से आगे वाले नंबर को लिखिए। तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो आप 7 बताएंगे। तो इसकी 3 कंडीशन है नंबर ऑफ इमेज की। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है, इवन है, तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर ऑड आती है तो उसके 2 कंडीशन होते हैं। अगर दो समतल दर्पणों के बीच में ऑब्जेक्ट को बीचों बीच रखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बनेगी, वो n इक्वल टू 9 हो जाएगी। बट अगर कुछ ध्यान रखिए, समतल दर्पणों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को कुछ ऊपर या नीचे रख दिया जाए बीचों बीच ना होकर के, तब नंबर ऑफ इमेज कुछ कम हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी।
अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है तो उसके लिए नंबर ऑफ इमेज ये हो जाएगी। अब मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन या पावर मैग्निफिकेशन जिसे बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, जिसे m से डिनोट करते हैं। किसी मिरर के द्वारा बने ऑब्जेक्ट की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि किसी दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई जो है, ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू इमेज की साइज अगर i डैश है, ऑब्जेक्ट की साइज अगर o डैश है, तो आपका माइनस बी अपॉन यू, ये एक फार्मूला है। अब इसके लिए प्लेन मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन m की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है। उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेखीय आवर्धन m की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। और थर्ड केस में अवतल दर्पण के लिए या कॉन्केव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। तो जैसा कि ये चैप्टर जो है आपका टॉपिक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।